रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी। और इसमें से एक रिक्वायरमेंट मकान की यानी कि घर की, ताकि हर आदमी के पास एक अपना घर हो, जिसको पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये स्कीम थोड़ा टाइम पहले लॉन्च की गई थी और जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको लोग बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, और बहुत डिटेल में हम बात करेंगे कि ये योजना क्या है, आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, और अभी तक ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल हुई है, इसके करंट स्टैट्स कैसे हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि ये स्कीम इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करती है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं PMAY के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, ये तो मेनली दो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर मैं दो कैटेगरीज की बात करूं तो पहली कैटेगरी होती है अर्बन एरियाज़ की, जैसे कि शहरों में। सेकंड होती है ग्रामीण एरिया में। तो ये दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती है। अलग अलग जगह से यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हैं, और इसको अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया गया था। तो ये तो आप समझ गए कि इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तीन चीज़ें आपको बताऊँगा कि ये स्कीम स्टार्ट कब की गई थी, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, और अभी करंटली मैं इसके स्टैट्स की बात करूँ कि अभी तक इसने अपना ऑब्जेक्टिव कितना मीट किया है या मीट नहीं कर पाए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि स्कीम को स्टार्ट कब किया गया था, तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को अर्बन लोगों के लिए जून 2015 में स्टार्ट किया गया था सबसे पहली बार। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रामीण लोगों के लिए, तो ग्रामीण सेक्टर में एक अलग स्कीम ऑपरेट करती थी एक अलग नाम से, जिसको चेंज करके मार्च 2016 में इस स्कीम के अंडर लाया गया, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना अभी करंटली दो रीजन्स में ऑपरेट करती है, अर्बन और रूरल। अब अगर मैं बात करूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रधानमंत्री आवास योजना को लाने का, तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में हर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए। अपना घर खरीदने के लिए अगर आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें गवर्नमेंट आपकी कैसे हेल्प कर सकती है, ताकि 2022 तक इंडिया में हर आदमी के पास अपना खुद का घर हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया ने 2022 को ही अपना टारगेट क्यों चुना। 2022 अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए, और इंपॉर्टेंट बन जाता है दो रीजंस की वजह से। अगर मैं सबसे पहले रीजन की बात करूं तो महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 2022 में, वो 150th बर्थ एनिवर्सरी आएगी, जिसके चलते एक इंपॉर्टेंट ईयर बन जाता है। अगर मैं सेकेंड रीजन की बात करूं तो आपको ये तो पता ही है कि इंडिया इंडिपेंडेंट 1947 में हुआ था, और 2022 में इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 75 ईयर्स हो जाएंगे, जिसके चलते 2022 टू रीजंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट ने इसलिए 2022 को अपना टारगेट सेट किया कि वो ट्राई करेंगे कि इंश्योर करने की कि 2022 तक, जो कि एक बहुत स्पेशल ईयर है, तब तक इंडिया के हर आदमी के पास अपना खुद का घर हो। चलिए अब बात करते हैं स्टैट्स की कि ये स्कीम ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया। इस स्कीम के अंडर अभी तक कितने घर बनाए जा चुके हैं और आने वाले टाइम में कितने बनने वाले हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डेटा हमने गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया है, जो हमें बताता है कि स्कीम ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है और इनका क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अभी तक। अगर मैं कट ऑफ डेट के बारे में बताऊं तो ये नंबर्स हमारे पास दिसंबर 2019 तक के हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हाउसिंग डिमांड थी, घर बनाने की जो डिमांड थी, वो थी 112 लाख, लेकिन उसमें से अभी तक 103 लाख हाउस होल्ड पहले से सैंक्शन हो चुका है। मतलब कि 112 लाख डिमांड में से 103 लाख हाउसेस के लिए पहले से जो लोन का सब्सिडी था वो अभी तक सैंक्शन हो चुका है। अगर अब मैं बात करूं कि कितने घर इसमें से बन चुके हैं, तो दोस्तों 32 लाख घर अभी तक बन के डिलीवर कर दिए गए हैं जिन लोगों ने इसका डिमांड रेज किया था, और अभी तक 60 लाख घर ऐसे हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन फेस में हैं। अब बात करते हैं कि जो अभी तक घर बने हैं या जो सैंक्शन हुए हैं, ये कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा घर इस स्कीम के अंडर बने हैं, तो वो स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। उसमें अभी तक 20% घर इस स्कीम के अंडर बन चुके हैं, और आंध्र प्रदेश के बाद आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें ये परसेंटेज 15% के आसपास की है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम के अंडर इस बेनिफिट को लेने के लिए। मतलब कि स्कीम में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास अभी तक इंडिया में कोई भी अपना घर नहीं होना चाहिए।
अगर आपके पास अपना खुद का कोई ना कोई घर है तो आप इस स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो आपके दोनों के पास किसी के पास भी अपना खुद का घर नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अभी भी नई शादी हुई है, आपके नाम पे कोई घर नहीं है और आपकी वाइफ के नाम पे एक घर है, तो उस केस में भी आप इस स्कीम के अंडर बेनिफिट नहीं ले सकते। तीसरा, अगर आपने अभी तक किसी और स्कीम के अंडर, जैसे कि गवर्नमेंट की और भी बहुत स्कीम्स होती हैं जो हाउसिंग के अंडर चलती रहती हैं, तो अगर आपको इस स्कीम के अंडर बेनिफिट लेना है तो आपको किसी भी और हाउसिंग स्कीम के अंडर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए। आपको स्कीम किसी भी स्कीम के अंडर अभी तक फ़ायदा नहीं लिया होना चाहिए। तो अगर आप ये 3 चीज़ों को क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं स्कीम में अप्लाई करने के लिए। अब मैं आता हूँ फर्दर क्राइटेरियाज पे कि अगर आपने ये चीज़ों को क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया तो आगे क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं अगर आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, इन्होंने फर्दर इस स्कीम को 3 कैटेगरीज के अंडर डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इन्होंने जो 3 कैटेगरीज बनाई हैं वो कैटेगरीज ये हैं। पहली है इकोनॉमिकली वीक और लोअर इनकम ग्रुप, सेकंड कैटेगरी है मीडियम इनकम ग्रुप टाइप 1 और थर्ड है मीडियम इनकम ग्रुप टाइप 2। अब ये तीनों कैटेगरीज में आपका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने टॉप लेवल के क्राइटेरिया को क्लियर कर दिया है तो, और उसके बाद आपको अलग अलग तरीके से सब्सिडी मिल सकती है और अलग अलग तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि तीनों कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और आप बेनिफिट मैक्सिमम कितने तक का ले सकते हो। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी की। तो पहली कैटेगरी में 2 तरीके के लोग आते हैं। सबसे पहला EWS, इकोनॉमिकली वीकर, जिनकी इनकम 3 लाख से कम की होती है, और सेकंड होता है लो इनकम ग्रुप, जिस फैमिली की इनकम 3 लाख से 6 लाख तक की होती है। तो इस कैटेगरी में आप बेनिफिट कैसे ले सकते हो? अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं कि आप एक घर बनाने के लिए लोन लेने जाते हो, मान लो 12 लाख रुपए तक का, और उस पर आपको जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो 10% का चार्ज करता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि जो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो अपने टोटल लोन अमाउंट में से 6 लाख तक के लोन के ऊपर सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब आपको छोटे से मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना है। यहाँ पे आपको 6 लाख का फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि टोटल लोन अमाउंट में से मैक्सिमम 6 लाख तक की अमाउंट ऐसी है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट में सब्सिडी ले सकते हो। अब बात आती है कि इंटरेस्ट में हम कितने % तक की सब्सिडी ले सकते हैं। मान लो कि सेम एग्जाम्पल में आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि इस केस में आपको बैंक ने बोला कि आपको टोटल लोन अमाउंट पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब गवर्नमेंट यहाँ पे बोलते हैं कि आपने लोन कितना भी लिया हो उसमें से 6 लाख तक की अमाउंट पे 6.5% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पे आपको जो सब्सिडी मिलेगी, जो आपको एक्चुअल बेनिफिट होगा, वो आपको 6 लाख की अमाउंट पे 6.5% के आसपास का होगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आपकी लोन अमाउंट में से 6 लाख तक की अमाउंट ऐसी है जिसके ऊपर आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एब्सोल्यूट नंबर में मुझे कितने का फायदा होगा। तो अगर आप इस इनकम ग्रुप में लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो स्कीम के अंदर हो सकता है वो 2,67,000 तक का ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, जिसको बारे में अब आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी आप इस स्कीम के अंडर अप्लाई करते हो तो ओनर्स में एक वुमेन जरूर होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओनर और है लेकिन को ओनर वहाँ पे वुमेन होनी चाहिए। तो अगर आपको स्कीम के अंडर कैसे भी करके अप्लाई करना है तो ओनरशिप में कहीं ना कहीं एक वुमेन होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कैटेगरी की, और सेकंड कैटेगरी है मिडिल इनकम ग्रुप, कैटेगरी 1। इसमें भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख से लेके 12 लाख तक की होती है। यहाँ पे जो आपको जो टोटल लोन के ऊपर जिस अमाउंट पे आपको सब्सिडी मिलती है वो अमाउंट यहाँ पे 6 लाख से बढ़ के 9 लाख हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपका लोन अमाउंट कितना भी है, मान लो कि आपका लोन अमाउंट 30 लाख का है, तो उसमें से 9 लाख रुपए ऐसा है जिसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी वो 4% की सब्सिडी मिलेगी। अब आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि मान लो कि जब आप बैंक में लोन लेने गए घर बनाने के लिए और आप सारी क्राइटेरियाज को मीट करते हो, तो 30 लाख रुपए का आपने लोन लिया और आपने बैंक ने आपको बोला कि वो आपको 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वैसे तो आपको पूरे 30 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता, लेकिन इस स्कीम के अंडर वो 30 में से 9 लाख रुपए अगर मैं अलग से निकाल दूं, उसके ऊपर आपको 10% का नहीं बल्कि सिर्फ 6% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको 9 लाख के ऊपर 4% का इंटरेस्ट सब्सिडी दे दिया। तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रियल मनी, वो आपको 2,35,000 रुपए तक का हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ तीसरी कैटेगरी की, मिडिल इनकम ग्रुप टाइप 2।
ऐसे लोग जिनकी इनकम 12 लाख से लेकर 18 लाख तक की कैटेगरी में आती है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको जो सब्सिडी देती है वो देती है सिर्फ 3% की, लेकिन जो आपका लोन अमाउंट है वो 9 लाख से बढ़ के 12 लाख तक जा सकता है। मतलब कि अगर आपने लोन कितने भी अमाउंट का लिया तो 12 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर आपको 3% तक की सब्सिडी मिलेगी। सेम एग्जाम्पल, अगर आपको बैंक 10% का लोन देता है तो आपको 12 लाख के रुपए तक आपको सिर्फ उस पर 7% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जो लोग मिडिल इनकम ग्रुप टाइप 1 और टाइप 2 में आते हैं उनको जो ये स्कीम मिलती है, ये स्कीम मार्च 2020 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप इसके अंडर बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर मैं बात करूं पहली कैटेगरी की, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी और लो इनकम ग्रुप के लोग आते हैं, वो स्कीम मार्च 2022 तक चलती रहेगी। तो अगर आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप जल्दी से जाके इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब दोस्तों मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब आपको लग रहा है कि आप इस कैटेगरी के अंडर आप एलिजिबल हो और आपको इसके अंडर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आप आने वाले टाइम में अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हो। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि मैं अप्लाई कैसे करूं? क्या मुझे गवर्नमेंट के पास जाके अप्लाई करना पड़ेगा या इसका क्या तरीका है? तो अगर आप इस स्कीम के अंडर किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो और आप एलिजिबल हो सभी कंडीशंस को लेके, तो आप किसी भी बैंक के पास जाइए जिसके थ्रू आप अपना हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, और उस बैंक में जाके आप बहुत डिटेल में बता सकते हैं कि आप इस स्कीम के अंडर लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद बैंक ही आपके लिए इंटरमीडिएरी का काम करेगा। बैंक ही आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे, और उसके बाद बैंक ट्राई करेगा कि आपको वो स्कीम के अंडर जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मिले, जो आपको सब्सिडी मिले वो बैंक ही इंश्योर करेगा। तो आपको मैक्सिमम उस बैंक के पास जाना है और उस बैंक के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और उसके बाद सारा ध्यान आपका बैंक रखेगा। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत से इन्वेस्टर्स इस स्कीम को लेके बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं ये जानने में कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इस स्कीम के अंडर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है तो उसके लिए बहुत से सेक्टर होते हैं स्कीम में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे पहले तो बैंक से इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो आपकी सारी प्रोसेस का ध्यान रखते हैं। और ऊपर से जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट पे देता है, बैंक सेम इंटरेस्ट रेट पे देता है, मतलब बैंक को 10% की ही कमाई होगी। जो सब्सिडी होगी, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, वो गवर्नमेंट बैंक को पे करेगा। मतलब कि बैंक्स का इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। लेकिन घर बनेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स और भी इन्वॉल्व होंगे, जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा फायदा हो सकता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो हाउसिंग सेक्टर के अराउंड काम करते हैं। मतलब कि अगर हाउसिंग सेक्टर में कुछ भी होता है तो इन चीज़ों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था कि कभी भी आप अगर लॉन्गर टर्म में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आप आइडिया के अराउंड ऐसे देख सकते हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिस्क को देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो हम वीडियो लाए थे आपको सिर्फ समझाने के लिए लाए थे कि गवर्नमेंट की वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका फ़ायदा मेरे और आपके जैसे बहुत लोग उठा सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कैसे काम करती है और हम इसके लिए एलिजिबल हैं तो या नहीं है, और ये इसको जाके हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमने ट्राई किया कि आपके हर क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर कर सकें, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि आपको इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, जिसका यूज़ करके आप एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।